हेलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 9th के सेकेंड चैप्टर का खात्मा करने वाले दोस्तों, यानी ये लास्ट लेक्चर होने वाला है चैप्टर नंबर 2 का। उसके बाद हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट, है ना। बस ऐसे लगे रहिए दोस्तों हमारे साथ, पूरा कोर्स कंप्लीट देने की कोशिश क्या देंगे ही, चाहे जो भी हो जाए दिसंबर तक कंप्लीट कर देंगे, है ना। तो दोस्तों इस चैप्टर में हम लोग का जो जो टॉपिक बचा है उसको कवर करते हैं, उसके बाद इसको खत्म करते हैं। तो चलिए, अभी इसका टॉपिक जो बचा है दोस्तों, एक है क्रिस्टलीकरण विधि। क्या है? क्रिस्टलीकरण विधि। क्रिस्टलीकरण विधि। अब ये क्रिस्टलीकरण विधि क्या है? तो क्रिस्टलीकरण विधि का शॉर्टकट डिफिनेशन सुन लीजिए। क्रिस्टलीकरण विधि से क्या करते हैं हम लोग, किसी ठोस से उसकी अशुद्धियों को निकालते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरा एक ठोस है, इसमें कुछ धूल कण वगैरह है, उसको हम लोग क्या करते हैं, अलग करते हैं, है ना। अलग करने के लिए कौन सा विधि का उपयोग करते हैं? क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग करते हैं। बोल सर, तब अगर लोहा में कोई या फिर धातु वगैरह में कोई धूल कण नहीं दोस्तों, ये विलयन से प्राप्त क्रिस्टल की बात कर रहे हैं। क्रिस्टल, और क्रिस्टल किसको बोलते हैं? क्रिस्टल जैसे चीनी का दाना हो गया, नमक का दाना हो गया, ये सब क्या है? ये सब एक क्रिस्टल है, क्योंकि इसका आकार घनाभाकार होता है ना। तो आइए क्रिस्टलीकरण विधि को पहले डिफाइन करते हैं, है ना। तो चलिए लिखेंगे डिफिनेशन। क्रिस्टलीकरण वह विधि है, वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में, है ना, शुद्ध ठोस को विलयन से प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों इसका उपयोग हम लोग कहां करते हैं? जब तक उपयोग नहीं समझेंगे तब तक फिर ये क्रिस्टलीकरण विधि पढ़ के ही क्या फायदा। तो आइए इसका उपयोग समझते हैं। उपयोग किसका? क्रिस्टलीकरण विधि का। पहला नंबर, समुद्री जल से प्राप्त नमक को शुद्ध करने में, क्या करने में? शुद्ध करने में करते हैं। जैसे मान लीजिए आप समुद्री जल से वाष्पीकरण विधि द्वारा नमक प्राप्त कर लिए, तो क्या वाष्पीकरण विधि द्वारा जब आप नमक को प्राप्त कर लेते हैं तो क्या वो शुद्ध नमक हो जाता है? नहीं दोस्तों, उसमें बहुत सारे अशुद्धियां होती है। उन अशुद्धियों को, यानी एक बार फिर से उसको हम लोग एक प्रोसेस करते हैं। किसको? जो सबसे पहले जब हम लोग समुद्री जल को निकालते हैं, वाष्पीकरण विधि से नमक प्राप्त करते हैं, लेकिन वो शुद्ध नमक नहीं होता है। उसके बाद दूसरा प्रोसेस क्या करते हैं दोस्तों, उसमें क्रिस्टलीकरण विधि करते हैं। क्यों? क्योंकि वो नमक जो प्राप्त होता है ना, उस नमक में बहुत सारे अशुद्धियां होती है। उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग करते हैं। और दूसरा चीज दोस्तों, किसी नमूने या किसी अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने में हम लोग क्या करते हैं? क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग करते हैं।
लेकिन एक चीज, क्रिस्टलीकरण विधि जो होता है, क्या वाष्पीकरण विधि जैसा होता है? होता तो वही प्रोसेस है दोस्तों, पर क्रिस्टलीकरण विधि जो होता है आपका वाष्पीकरण विधि से उत्तम प्रकार का होता है। तो यहां लिख लेते हैं, क्रिस्टलीकरण विधि साधारण वाष्पीकरण विधि से उत्तम प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है? उत्तम प्रकार का होता है। क्यों होता है भाई? लिखेंगे क्योंकि जब नंबर 1, क्योंकि वाष्पीकरण, लिखेंगे वाष्पीकरण करने से ठोस वियोजित यानी टूट जाते हैं, ठोस वियोजित हो जाते हैं, या कुछ चीनी को अगर वाष्पीकरण करोगे, कुछ चीनी के रूप में झुलस जाएगा। यानी आप चीनी को वाष्पीकृत करेंगे तो चीनी क्या होता है? झुलस जाता है, छोटे छोटे हो जाता है ना, झुलस जाता है। दूसरी बात, वाष्पीकरण जो होता है दोस्तों, वाष्पीकरण करने से ठोस या फिर ठोस के अशुद्धियां रह जाता है ना। तो वाष्पीकरण करेंगे तो ये हो जाएगा। इसलिए हम लोग किसी भी ठोस से उनकी अशुद्धियों को हटाने के लिए हम लोग क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग करते हैं, न कि वाष्पीकरण विधि का। तो चलिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे करते हैं। अब हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं दोस्तों, और वो टॉपिक है परिवर्तन। तो परिवर्तन होता क्या? परिवर्तन बोल सर, परिवर्तन क्या? परिवर्तन का मतलब चेंज होना दोस्तों। जैसे आप पहले बच्चा थे, अभी बड़ा हो गए, तो कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं? यानी दुनिया में जो भी कहो सब परिवर्तित होता है, बस परिवर्तन ही स्थिर रहता है। यानी हर एक चीज चेंज होते रहता है। जैसे पहले छोटा मोबाइल आया था, अब बड़ा मोबाइल आ गया, अब आईफोन आ गया, है ना, सैमसंग अल्ट्रा S23 आ गया। तो इस तरह से परिवर्तन होते रहता है। यानी परिवर्तन को हम लोग साइंस में 2 प्रकार से पढ़ते हैं दोस्तों। एक होता है आपका भौतिक परिवर्तन, और दूसरा जो होता है ना भाई, उसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। आइए एक एक करके समझते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो भौतिक परिवर्तन आपको क्लियर समझा रहे हैं, समझने की कोशिश करना। आपको एक हमने पेज दिया, लिखने वाला पेज, ठीक है, कॉपी का एक पेज दिया, उसमें आप एक लेटर लिख सकते हैं। हम बोले उसको फाड़ फाड़ करके छोटा करो, क्या आप उस लेटर को लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते।
लेकिन वो पहले कागज था, अभी भी कागज ही है, उसके रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उसके भौतिक गुणों में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, क्योंकि वो पहले इतना बड़ा था, अब हो गया छोटा छोटा। तो ये उसका भौतिक परिवर्तन है। क्या है, ये उसका एक भौतिक परिवर्तन है। या हम लोग चीनी और पानी का घोल लेते हैं, अगर चीनी और पानी को घोल दे दोस्तों, तो क्या वो ठोस बन जाएगा या वो गैस बन जाएगा? नहीं, वो आपका पानी ही रहेगा, तो पानी ही रहेगा, बस उसके स्वाद में क्या हुआ, चेंज हो गया है। चीनी को मिला दिया तो उसके स्वाद में चेंज हो गया, और स्वाद में चेंज होना क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अगर वही आपका पहले पानी था और वो अगर पत्थर बन जाता, तो आपका रासायनिक परिवर्तन होता। तो आइए और अच्छा से समझते हैं डिफिनेशन के साथ। लिखेंगे, किसी पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ का भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, जबकि उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, भौतिक परिवर्तन। जैसे अगर कहें सलाद का काटना, भौतिक परिवर्तन। पानी में चीनी का घुलना, पानी में चीनी का घुलना। फिर कागज का फाड़ना, या फिर और बोलिए, और अगर बोले सलाद है ना, सलाद का काटना, या फिर पेड़ों को काटना, ये सब क्या है, ये सब आपका भौतिक परिवर्तन है। क्योंकि अगर पेड़ को काटेंगे तो लकड़ी से लकड़ी ही रहेगा, वो लोहा नहीं बनेगा, है ना। तो इसमें केवल क्या होता है दोस्तों, भौतिक परिवर्तन होता है। अब आइए हम लोग रासायनिक परिवर्तन की बात करेंगे। तो रासायनिक परिवर्तन में आप देखिए, आप एक कंटेनर में हाइड्रोजन गैस लीजिए और एक कंटेनर में, पात्र में आप ऑक्सीजन गैस लीजिए, और दोनों को एक साथ अभिक्रिया करा दीजिए, मिला दीजिए। जब आप मिला देंगे और एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करेगा, तो पहले क्या था, दोनों गैस था। जैसे आप मिला दोगे, देख लेना दोस्तों, वो पानी बन जाएगा। तो पहले गैस था, बन क्या गया, पानी बन गया। तो पहले वाला गुण और अभी वाला गुण मिल रहा है क्या, पहले ऑक्सीजन को हम लोग सांस लेने में यूज कर रहे थे, इसको तो पीने में यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। भौतिक में तो होता ही है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों परिवर्तित हो जाता है। तब हम लोग इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे आप और देख लीजिए, लोहे में जंग लगना। जब लोहा में जंग लग जाता है तो लोहा पहले दूसरा कलर का होता है, लेकिन जैसे ही जंग लग जाता है, आप देखिए वो भूरा कलर का हो जाता है, उसमें आयरन ऑक्साइड की परत जम जाती है। तो इसका मतलब यह है कि उसमें भौतिक और रासायनिक गुण परिवर्तित हो चुका है। जैसे आप देख लीजिए, और एक एग्जांपल से समझ लीजिए। जैसे आपके पास एक कागज है, पेपर है, हमने दे दिया।
अभी उसमें आपको बोले कि इस पेज में एक लेटर लिखो या कुछ भी लिखो, आपने लिख लिया, ठीक है। फिर उसी तरह का दूसरा पेज दिए, मतलब वही कॉपी से पेज दिए। अब बोले इसको जलाओ, आपने जला दिया। जलाने के बाद बोले अब उस क्षार में लिख के दिखाओ, तो लिखाएगा क्या भैया, पहले वो पेपर था, जैसे ही जला दिए वो क्या बन गया, वो आपका क्षार बन गया। तो देखिए इसमें क्या हुआ, इसके भौतिक परिवर्तन में क्या हो गया, चेंज हो गया। इसके रासायनिक गुणों में क्या हो गया, चेंज हो गया। और जब भौतिक एवं रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो लिख लेते हैं डिफिनेशन, किसी पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन हाँ, जिसमें नया पदार्थ प्राप्त होता है, जिसका मूल पदार्थ से रासायनिक एवं भौतिक गुणों में भिन्न होता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। जैसे लोहे में जंग लगना, जैसे लोहे में जंग लगना, ठीक है। फिर कागज का जलना आदि। ये सब क्या है दोस्तों, ये सब आपका रासायनिक परिवर्तन है। जहां तक उम्मीद है आप सभी भाइयों और दीदी लोग को समझ में जरूर आया होगा, और यदि दोस्तों समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आज हम लोगों का यहाँ पे इस चैप्टर को हम लोग खत्म करते हैं। चलिए ले लीजिए।